जय हिंद मित्रों। राज तिलक आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है पत्र लेखन। वास्तव में जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट है, स्नातक स्तर का है, उसे पत्र लेखन लिखना अच्छे से आना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि अधिकांश स्टूडेंट पत्र लिखना उन्हें अच्छे से नहीं आता है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। सबसे पहले बात करते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। तो पत्र वास्तव में हम लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हमारे मन में भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। और यदि हम अपने मन के भाव विचार बोल के व्यक्त करते हैं तो उस माध्यम को कहते हैं भाषा। और यदि हम अपने मन के भाव और विचार लिखकर व्यक्त करते हैं तो उस माध्यम को कहते हैं लिपि। लेकिन यदि हम अपने मन के भाव और विचार लिखकर संप्रेषित करते हैं, यानी भेजते हैं, तो उसे कहते हैं पत्र। तो पत्र किसे कहते हैं? अपने भावों तथा विचारों को लिखित रूप में संप्रेषित करने के माध्यम को कहते हैं। तो सबसे पहले पत्र की परिभाषा, उसके बाद पत्र की विशेषताएं। पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? पत्र की जो पहली विशेषता है कि पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। अर्थात इसमें समास शैली का प्रयोग किया जाता है। तो समास शैली का मतलब जानते हो ना, यानी संक्षिप्त रूप। जैसे हमने कहा कि चंद्र के समान मुख वाली, तो इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी में किसका प्रयोग हुआ है? समास शैली का, है ना। और अगर हम इसका विग्रह करें, जैसे चंद्र के समान मुख वाली, तो इसे कहते हैं व्यास शैली। तो पत्र कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात इसमें समास शैली का प्रयोग किया जाता है ना। पत्र में सरल शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को उसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आए। ऐसा ना हो क्लिष्ट शब्द हो और उसे उसका अर्थ ही पता ना चले, तो वो पत्र का भावार्थ कैसे समझेगा। अच्छा, पत्र सुस्पष्ट होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग होना चाहिए। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग होना बहुत जरूरी है। यथोचित का मतलब सही जगह पर विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। इसमें प्रासंगिक असंबद्ध बातों का त्याग होता है, यानी जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें पत्रों में नहीं लिखते हैं। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, यानी तथ्यात्मक बात की जाती है। इसमें तथ्यों एवं निर्देशों का नियोजित विवरण होता है, यानी तथ्य और निर्देश एक क्रमबद्ध रूप में होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं ना। तो ये पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब बात करते हैं पत्र के भेद। तो मुख्य रूप से पत्र के दो भेद होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ औपचारिक पत्र हैं, इसलिए हम औपचारिक पत्र ही पढ़ेंगे, है ना। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जिन पत्रों का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। तो जिन पत्रों का विनिमय शासकीय विभागों के मध्य होता है उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। प्रमुख औपचारिक पत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शासकीय पत्र, जिसको हम सरकारी पत्र भी कहते हैं। दूसरा है अर्धशासकीय पत्र, जिसे डीओ नाम से प्रसिद्ध है, डेमी ऑफिशियल लेटर। फिर परिपत्र यानी सर्कुलर, प्रोफार्मा, अधिसूचना नोटिफिकेशन, कार्यालय आदेश, परिलेखन, विज्ञापन विज्ञप्ति, अनुस्मारक। तो ये प्रमुख औपचारिक पत्र हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शासकीय पत्र, जिसे सरकारी पत्र भी कहते हैं। तो शासकीय पत्र कौन सा पत्र होता है? ऐसा पत्र जिसका आदान प्रदान दो शासकीय विभागों के मध्य होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं शासकीय पत्र, है ना। तो शासकीय पत्र जब एक शासकीय विभाग से दूसरे शासकीय विभाग को किसी नीतिगत निर्णय, सलाह, सुझाव, समस्या आदि से संबंधित पत्र लिखा जाता है, तो वह शासकीय पत्र कहलाता है। शासकीय पत्र के अंग, ये अंग
महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके माध्यम से एक तरीके से पत्र किस तरीके से हमें लिखना है, तो उसका एक स्ट्रक्चर है वो हमारे मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है। तो शासकीय पत्र के अंग देखो, सबसे पहले आता है पत्र संख्या, जिसे हम पत्रांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और याद रखो कि पत्र संख्या और पत्रांक मध्य प्रदेश में बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि यूपी में और दिल्ली में दाईं ओर लिखी जाती है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। जो पत्र मध्य प्रदेश का है, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको पत्र संख्या बाईं ओर लिखनी है। अच्छा, उसके बाद प्रेषक, प्रेषक का नाम, पदनाम, पता। इसमें नाम महत्वपूर्ण नहीं है। पहले तो नाम नहीं लिखते थे, पहले पदनाम और पता ही लिखते थे, लेकिन आधुनिक समय में नाम भी लिखा मिलता है। प्रेषिति यानी जिसको हम पत्र भेजते हैं उसका पदनाम व पता। फिर स्थान व दिनांक दाईं ओर लिखते हैं। फिर विषय एक या दो पंक्ति में। फिर संबोधन, संबोधन किससे करते हैं? महोदय या महोदया से। उसके बाद की जो मुख्य सामग्री है, फिर अधोलेख, अधोलेख जैसे भवदी, फिर हस्ताक्षर, नाम व पदनाम है। उसके साथ यदि कुछ संलग्नक है, यानी पत्र के साथ यदि हम कुछ चीज जोड़ते हैं, उसे संलग्नक कहते हैं, तो संलग्नक है। इसके बाद पृष्ठांकन, पृष्ठांकन में पत्र संख्या, दिनांक, प्रतिलिपि, है ना। और अंत में हस्ताक्षर। तो ये शासकीय पत्र के अंग हैं। अब हम देखते हैं शासकीय पत्र का प्रारूप। कई बार क्या होता है कि प्रारूप और विशेषताएं पूछ लेते हैं, नहीं पूछते हैं। और पत्र पूछते हैं तो फिर प्रारूप और विशेषताएं नहीं पूछते हैं, है ना। तो देखते हैं शासकीय पत्र की विशेषताएं। तब शासकीय पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? शासकीय पत्र की पहली विशेषता ये होती है, यह पत्र पूर्ण रूप से औपचारिक होता है, यानी ऑफिशियल होता है ना। यह पत्र राजभाषा अथवा वैकल्पिक राजभाषा या उपराजभाषा में लिखा जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश में यह पत्र, मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है तो हिंदी में लिखा जाएगा, अथवा अंग्रेजी में लिखा जाएगा, या उर्दू में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की दो उपराजभाषाएं। इसमें उत्तम पुरुष शैली के शब्द मैं, मेरा आदि का प्रयोग वर्जित होता है। यानी ये चूंकि शासकीय पत्र है, एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए भेजा जाता है, तो इसमें उत्तम पुरुष शैली के शब्द मैं, मेरा का प्रयोग नहीं करते, है ना। इनका प्रयोग वर्जित होता है। वास्तव में ये पत्र पूर्ण पुरुष शैली में लिखा जाता है। यह पत्र सामान्यतः अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। शासकीय पत्र का एक निश्चित प्रारूप होता है और इसी प्रारूप के अनुसार यह पत्र लिखा जाता है। इसमें व्यक्तिगत जानकारी का अभाव होता है, क्योंकि शासकीय पत्र एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए लिखा जाता है, इसलिए इसमें व्यक्तिगत जानकारी की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए व्यक्तिगत जानकारी का अभाव होता है। यह पत्र एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को भेजा जाता है। इसमें सामान्यतः नीतिगत निर्णय, विधि संबंधी कार्य, प्रणालियां, समस्या तथा निर्णय आदि का उल्लेख होता है। प्रतिलिपि करते समय दिशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होती है। शासकीय पत्र की हम प्रतिलिपि करते हैं तो याद रखो एक हायरार्की में करते हैं। सबसे पहले सीनियर यानी वरिष्ठ, फिर उससे कनिष्ठ, फिर उससे कनिष्ठ, फिर उससे कनिष्ठ, और अंत में सबसे कनिष्ठ, यानी एक हायरार्की में। जो दिशा है वो कैसी होती है? वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, यानी सीनियर से जूनियर की ओर होती है। यह संक्षिप्त, सुस्पष्ट, तथ्यपरक एवं विषय से संबद्ध होना चाहिए। तो ये शासकीय पत्र की विशेषताएं हैं। कई बार क्या होता है, शासकीय पत्र की परिभाषा पूछेंगे, साथ में विशेषताएं पूछ लेंगे, या प्रारूप पूछेंगे, साथ में विशेषताएं पूछ लेंगे। तो इसलिए हमें शासकीय पत्र की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसका प्रारूप और शासकीय पत्र उदाहरण, यानी सभी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। शासकीय पत्र का प्रारूप, इस प्रारूप के अनुसार ही हमें शासकीय पत्र लिखना होता है, इसलिए प्रारूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। और शासकीय पत्र का प्रारूप तो इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग लगभग आधे पत्र इसी प्रारूप के अनुसार लिखे जाएंगे, उनमें थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। तो शासकीय पत्र का प्रारूप सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं पत्र संख्या, ऐसे डॉट डॉट करके,
छोड़ देना है, लिखना नहीं है कुछ, सिर्फ पत्र संख्या। उसके बाद प्रेषक, प्रेषक कहते हैं सेंडर को, यानी पत्र भेजने वाले को क्या कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। प्रेषक के बाद नाम, अच्छा नाम के बाद अंत में कॉमा आएगा। पदनाम, पदनाम के बाद अंत में कॉमा आएगा। फिर पता। इस तरीके से ये प्रेषक का नाम, पदनाम और पता लिखते हैं। सबसे अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। इससे पहले नाम के बाद कॉमा, पदनाम के बाद कॉमा और पता के बाद कॉमा, है ना, और अंत में पूर्ण विराम। फिर लिखते हैं प्रेषती। प्रेषिती यानी रिसीवर, जिसको हम पत्र भेजते हैं। तो यहाँ अभी तो प्रेषिती लिखा है, जब पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं सेवा में, है। उसका पदनाम, अंत में कॉमा, था पहली लाइन में कॉमा, दूसरी लाइन में पूर्ण विराम। तो इस तरीके से शासकीय पत्र का प्रारूप लिखना हम आरंभ करते हैं। इसके बाद स्थान और दिनांक। स्थान किसका, यानी सेंडर का, प्रेषक का, जो पत्र भेज रहा है वो अपना स्थान यहां लिखेगा, उसके बाद दिनांक लिखेगा, है ना, बीच में कॉमा आएगा। फिर विषय, एक या दो पंक्ति में। उसके बाद महोदय या महोदया से हम मुख्य पत्र लिखना आरंभ करते हैं। जैसे ही एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है, यदि हम दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं तो यहाँ पर नंबर डाल देते हैं सेकंड, है ना। फिर अगर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे तो फिर हम नंबर कर देंगे थर्ड। तो इस तरीके से जितने पैराग्राफ में पत्र होता है, सिर्फ पहला नंबर नहीं डालते फर्स्ट, उसके बाद जब हम पैराग्राफ चेंज करते हैं तो सेकंड, थर्ड, इस तरीके से नंबर डाल देते हैं। इसके बाद दाईं ओर लिखते हैं भवदी। ये क्या हो गया भाई? ये भवदी, हस्ताक्षर इसके नीचे आएगा, नाम भी इसके नीचे आएगा, पदनाम भी इसके नीचे आएगा। फिर इधर संलग्नक, यदि पत्र के साथ में कुछ भेज रहे हैं तो वो संलग्नक आएगा। फिर पत्र संख्या, फिर दिनांक, यहां से पृष्ठांकन, इतना जो भाग है इसको कहते हैं पृष्ठांकन। तो जो मुख्य पत्र है, यदि उसकी प्रतिलिपि अन्य विभागों में भेजी जाती है तो उसे पृष्ठांकन कहते हैं। वास्तव में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पत्र संख्या, है? उसके बाद प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, और जितने विभागों को भेजते हैं हायरार्की के अनुसार, यानी वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, और इधर लिखते हैं आज्ञा से। फिर इसके नीचे हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ये याद रखो, थोड़ा प्रिंटिंग में हो गया है। ये आज्ञा से, उसके नीचे आएगा हस्ताक्षर, उसके नीचे नाम, पदनाम। तो इस तरीके से ये शासकीय पत्र का प्रारूप है। अच्छा आगे देखो, शासकीय पत्र। अब प्रारूप हमने समझ लिया है, तो उसके अनुरूप ही हम क्या लिखते हैं, शासकीय पत्र लिखते हैं। शासकीय पत्र देखो, सबसे पहले पत्र संख्या, नाम की जगह हमने लिख दिया आवासा और कॉमा लगा दिया। नाम की जगह लिखा सचिव, कॉमा लगा दिया। पता यानी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, और अंत में पूर्ण विराम। तो ये पूरा प्रेषक का नाम, पदनाम व पता हो गया, है? अब इसके आगे देखो, सेवा में मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल, पूर्णविराम, यहाँ नई दिल्ली, दिनांक, ठीक है। विषय, शिक्षित बेरोजगारों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु, यानी शिक्षित बेरोजगार जो है ना, उनके लिए सरकार की एक योजना है कि उन्हें क्या किया जाए, ऋण प्रदान किया जाए स्वरोजगार हेतु। महोदय, उपर्युक्त विषय में यह कहने का निर्देश है कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों का सूक्ष्म अवलोकन कर उन्हें स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करने की कार्यवाही का शीघ्र अनुपालन किया जाए। फिर इधर भवदी, हस्ताक्षर, आवासा, सचिव, उद्योग मंत्रालय, यहाँ पत्र संख्या, दिनांक, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, ये एक स्टैंडर्ड लाइन है जो हमेशा लिखी जाती है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। किसे करेंगे, सचिव, उद्योग मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन, समस्त जिला अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, विज्ञा से हस्ताक्षर, नाम की जगह का, खा, गा, और उप सचिव। याद रख, प्रतिलिपि वो स्वयं भी कर सकता है जिस अधिकारी ने पत्र लिखा है, इसके अलावा उससे जो कनिष्ठ अधिकारी है यानी जूनियर है वो भी कर सकता है।
तो यहाँ प्रतिलिपि कौन कर रहा है? उपसचिव कर रहा है। तो प्रतिलिपि स्वयं अधिकारी भी कर सकता है और उसका कनिष्ठ अधिकारी भी कर सकता है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा जो शासकीय पत्र है, इसके कुछ अंग होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? शासकीय पत्र की परिभाषा, उसके बाद उसका प्रारूप, विशेषताएं और शासकीय पत्र। तो जो भी पूछे सारी चीजें हमें अच्छे से पता होनी जरूरी है। आगे देखो, अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र शासकीय विभागों में डीओ के नाम से फेमस है। वास्तव में इसे डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। अब अर्थशास्त्र की पत्र की लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या होता है कि शासकीय पत्र जब हम लिखते हैं तो पता चला कि कई महीने हो गए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या होता है कि दोबारा से हम एक अनुस्मारक लिखते हैं जिसे कहते हैं रिमाइंडर, और कई बार तो कई रिमाइंडर भेजने पड़ते हैं, तब जवाब आता है। अब मान लो कोई कार्यवाही हमें अति शीघ्र करनी है, मामला जो है ना वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए क्या होता है, जो शासकीय अधिकारी होता है अपने समकक्ष अथवा अपने से कनिष्ठ स्तर के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है। क्योंकि वो होता शासकीय पत्र ही है और लिखता है व्यक्तिगत रूप से, इसलिए उसको शासकीय पत्र कहते हैं। और यह पत्र आंशिक रूप से अनौपचारिक होता है, जबकि शासकीय पत्र पूर्ण रूप से औपचारिक होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अर्धशासकीय पत्र की। यह पत्र अपने समकक्ष अथवा अपने से कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को सलाह मशवरा, सूचना, विचार, समस्याएं या जानकारी के आदान प्रदान के लिए अनौपचारिक रूप से लिखा जाता है। यह पत्र कब लिखा जाता है? जब मामला गोपनीय हो, कार्यवाही अति शीघ्र करानी हो या किसी विशेष मामले पर संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना। अर्थशास्त्र की पत्र की विशेषता है, देख लो। यह पत्र आंशिक रूप से अनौपचारिक होता है। इसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि शासकीय पत्र में उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग वर्जित होता है, क्योंकि वो पत्र एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजा जाता है। यहाँ एक अधिकारी अपने समकक्ष या कनिष्ठ स्तर के अधिकारी को लिखता है, तो वो उत्तम पुरुष शैली के शब्द का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वो अपना नाम तो नहीं लिखेगा, अपने नाम की जगह किस शब्द का प्रयोग करेगा? मैं शब्द का प्रयोग करेगा, है ना? तो इसमें उत्तम पुरुष शैली के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यह पत्र व्यक्तिगत रूप से सुझाव मांगने, सलाह मशवरा करने या किसी कार्य को विलंब कराने हेतु लिखा जाता है। यह राजभाषा या उपराजभाषा में लिखा जाता है। शासकीय पत्र भी राजभाषा या उपराजभाषा में लिखा जाता है। जितने भी औपचारिक पत्र होते हैं वो सभी राजभाषा अथवा उपराजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं। यह पत्र अपने समकक्ष या कनिष्ठ अधिकारी को लिखा जाता है। इसमें उत्तम पुरुष शैली के शब्द मैं, मेरा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भाषा मित्रतापूर्ण एवं आत्मीय होती है, क्योंकि यह पत्र आंशिक रूप से अनौपचारिक होता है और एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, यानी एक विभाग से दूसरे विभाग को नहीं लिखा जाता, व्यक्तिगत रूप से एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, इसलिए आत्मीय शब्दों का प्रयोग होता है। इसकी भाषा मित्रतापूर्ण होती है। इसमें संबोधन के लिए प्रिय, प्रिय श्री या प्रिय महोदय जैसे आत्मीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधोलेख में भवदी के स्थान पर आपका सद्भावी, आपका शुभेच्छु लिखकर पत्र का समापन किया जाता है। अर्थशास्त्री पत्र डीओ यानी डेमी ऑफिशियल लेटर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये अर्थशास्त्री पत्र की विशेषताएं थी। विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादातर पूछ ही लेते हैं और हमें पता होना चाहिए। अब अर्थशास्त्री पत्र का प्रारूप। तो सबसे पहले पत्र संख्या,
उसके बाद प्रेषक, नाम, पदनाम, पता। अच्छा, शासकीय पत्र में प्रेषक का नाम, पदनाम व पता के बाद प्रेषिती का नाम, पदनाम व पता आता था। लेकिन अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पदनाम व पता पत्र के अंत में बाईं ओर लिखा जाता है ना। तो ये अंतर होता है शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप में। तो यहाँ देखो, प्रेषक का नाम, पदनाम, पता है, उसके बाद हमने लिखा है स्थान, दिनांक, इसके बाद प्रिय महोदय, या शासकीय पत्र में हम सिर्फ प्रिय लिख देते थे, तो यहाँ हम शासकीय पत्र में हम सिर्फ महोदय या महोदया लिखते थे, है ना, क्योंकि वो पूर्ण रूप से औपचारिक होता है। तो ये आंशिक रूप से अनौपचारिक है, इसलिए इसमें हमने किस शब्द का प्रयोग कर दिया, प्रिय। तो प्रिय महोदय, श्री, है ना। और इसके बाद पत्र की मुख्य सामग्री, यहाँ आपका सद्भावी हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, सप्रेम, नाम, पदनाम था। ये जो हम लिखते थे ना, रिसीवर यानी प्रेषिती, तो सेवा में लिखते थे, यहां लिखते हैं सप्रेम। फिर उस ये प्रेषिती का नाम है, पदनाम है और पता है। नाम के बाद कॉमा आएगा, पदनाम के बाद कॉमा आएगा, और पता में पहली लाइन में कॉमा, अंत में पूर्ण विराम। तो इस तरीके से अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप होता है। इसमें याद रखो, यहाँ भवदी के स्थान पर क्या आ गया, आपका सद्भावी, यहाँ कॉमा लगा देना। तो देखते हैं एक अर्धशासकीय पत्र। तो यहां देखो, अर्धशासकीय पत्र संख्या, है ना, नाम की जगह आवासा, कौमा, पदनाम मुख्य सचिव, कौमा, अच्छा, पता सचिवालय मध्य प्रदेश शासन, है? स्थान की जगह भोपाल, और दिनांक, विषय देखो, स्वच्छता अभियान के संदर्भ में सुझाव मांगने हेतु। प्रिय महोदय, श्रीमान का खा गा, जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह विदित है कि आपका जिला स्वच्छता अभियान में लगातार 7वीं बार संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर मौजूद है। आपने नियोजित प्रयासों व स्थानीय सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता अभियान में प्रशंसनीय सफलता अर्जित की है। राज्य सरकार संपूर्ण प्रदेश में एक नीति बनाकर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाना चाहती है। इस संबंध में आपके अमूल्य सुझाव एवं अनुभव अपेक्षित है। आपका सद्भावी हस्ताक्षर, मुख्य सचिव, है ना। तो ये मुख्य सचिव इसको लिख रहा है, इंदौर जिलाधीश को, है ना, प्रेम श्री काखागा जिलाधीश, जिलाधीश कार्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से प्रशासकीय पत्र लिखा जाता है। अब आगे बात करते हैं, एक और अर्थशास्त्र की पत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा गया था, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रों के बीच बढ़ती हिंसा के संदर्भ में जिलाधीश द्वारा पुलिस अधीक्षक को शासकीय पत्र लिखा गया, है ना? तो इसको देखो, अर्धशासकीय पत्र, सबसे पहले अर्धशासकीय पत्र संख्या, आवासा, जिलाधीश, जिलाधीश कार्यालय, इंदौर, दिनांक। आगे देखो, प्रिय श्रीमान काखागा, एक बात याद रखना, कभी भी किसी का नाम नहीं लिखना, ना अपना नाम ना किसी का नाम। आवासा और काखागा शब्दों का प्रयोग करना। यदि तुमने किसी का नाम लिख दिया या अपना नाम लिख दिया, तो याद रखो वो तुम्हारी कॉपी ही चेक नहीं करेंगे, है ना, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो किसी का भी नाम नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है हमें, आवासा या काखागा, है ना। तो श्रीमान काखागा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रों के बीच बढ़ती हिंसा की घटनाएं तथा हिंसा रोकने के संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ता आप कृपया दिनांक को अपराह्न 4 बजे मेरे कार्यालय पर उपस्थित होने का कष्ट करें। उक्त तिथि पर असुविधा के संबंध में पूर्व सूचित करें, है ना।
आपका सद्भावी हस्ताक्षर आवासा जिलाधीश प्रेम श्री काखागा पुलिस अधीक्षक इंदौर मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। आगे देखो, अब क्या होता है कि कई बार शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर पूछ लेते हैं। तो शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर होना जरूरी है। तो शासकीय पत्र, यह पत्र एक शासकीय विभाग द्वारा दूसरे विभाग को भेजा जाता है। तो अर्थशास्त्री पत्र, यह पत्र एक सरकारी अधिकारी द्वारा अपने समकक्ष या कनिष्ठ अधिकारी को लिखा जाता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा पत्र का अंतर है, यह पत्र पूर्ण रूप से औपचारिक होता है। शासकीय पत्र जो होता है ना, वो पूर्ण रूप से औपचारिक। अर्थशास्त्रीय पत्र आंशिक रूप से अनौपचारिक होता है। तो यह पत्र आंशिक रूप से अनौपचारिक होता है। इसमें विषय अनिवार्य होता है। शासकीय पत्र में विषय अनिवार्य होता है, जबकि अर्थशास्त्री पत्र में विषय लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसमें विषय लिखना अनिवार्य नहीं होता। आप चाहो तो विषय लिख दो, नहीं चाहो तो आप सीधा पत्र भी लिख सकते हो, जैसा कि इसमें हमने अभी लिखा था। दोनों उदाहरण दिए थे, इसमें हमने विषय नहीं लिखा है। देखो, इस वाले में हमने विषय नहीं लिखा है, जबकि इससे पहले वाले में हमने विषय लिखा था। इसमें विषय लिखा है और दूसरे वाले में हमने विषय नहीं लिखा था, यानी दोनों उदाहरण। इसमें विषय नहीं लिखा है क्योंकि इसमें विषय अनिवार्य नहीं होता है ना। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है ना। लेकिन शासकीय पत्र में विषय अनिवार्य होता है, शासकीय पत्र में विषय लिखना जरूरी है ना। अर्थशास्त्रीय पत्र में इसमें विषय अनिवार्य नहीं होता है। इसमें सामान्यतः प्रेषक व प्रेषिती का पदनाम होता है। इसी तरीके से शासकीय पत्र में नाम लिखना अनिवार्य नहीं होता है ना। उसमें पदनाम और पता, क्योंकि एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजा जाता है तो व्यक्तिगत जानकारी का अभाव होता है ना। अच्छा, इसमें प्रेषक और प्रेषिती का नाम अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि एक अधिकारी अपने समकक्ष या कनिष्ठ स्तर के अधिकारी को लिखता है, इसलिए दोनों के नाम होना जरूरी है ना? इसमें सामान्यतः प्रेषक के बाद प्रेषिती का पदनाम व पता लिखा जाता है। इसमें प्रेषिती का पदनाम व पता पत्र के अंत में बाईं ओर लिखा जाता है, जो हम पहले बता चुके हैं। आगे, इसमें व्यक्तिगत पहचान का अभाव होता है, क्योंकि पत्र जो है ना, एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखा जाता है तो व्यक्तिगत पहचान की आवश्यकता नहीं होती। इसमें व्यक्तिगत पहचान का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, क्योंकि इसका महत्व ही व्यक्तिगत पहचान का है। शासकीय पत्र की भाषा औपचारिक होती है, अर्धशासकीय पत्र की भाषा मित्रतापूर्ण होती है, आत्मीय होती है। इसमें संबोधन के रूप में महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें संबोधन के रूप में प्रिय, प्रियश्री या प्रिय महोदय जैसे आत्मीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधोलेख के स्थान पर भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधोलेख के स्थान पर आपका सद्भावी, आपका शुभेच्छु जैसे आत्मीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र आपके कंप्लीट हो गए।